नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश लगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के इस महा उत्सव में आज मैं आप सभी के सम्मुख भगत सिंह का जीवनी से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश भगत सिंह को आज भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी बातें जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और सेशन के आखिरी में आप खुद यह विचार कीजिएगा कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त होना चाहिए या नहीं है। यह फैसला जो है आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में आप अवश्य व्यक्त कीजिएगा कि वाकई में भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम। इनका जन्म जो है आपका 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पंजाब के बनगा गांव में हुआ था। बचपन से ही भगत सिंह अत्यधिक तेज स्वभाव के युवा हुआ करते थे और मातृभूमि के लिए कुछ भी कर जाने की जज्बा जो था वो बचपन से ही भगत सिंह के चरित्र में देखा गया था। इनका माता का नाम विद्यामती कौर था। विद्यामती कौर। और पिता का नाम किशन सिंह था। सिख समुदाय में इनका जन्म हुआ था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से कितना परसेंट सिख समुदाय है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आगे की ओर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इनका चाचा जी थे आपका सरदार अजीत सिंह। अजीत सिंह और सौरन, दो इनका चाचा जी थे, सौरन सिंह। भगत सिंह का पूरा परिवार जो है आजादी के लिए जंग लड़ रहा था। आजादी के लिए कुछ कर जाने की जज्बा जो है भगत सिंह को अपने परिवार से ही मिला था, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है आजादी के लिए अपना अपना भूमिका निभा रहे थे। छोटे काल से एक छोटा सा बालक जो है देखता है अपने परिवार को, परिवार के बाकी सदस्यों को देखता है जब आजादी के महा उत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं, तो वह बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि वह भी बड़ा होकर भारत माता को अंग्रेजों का चंगुल से बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। भगत सिंह एक ऐसे वीर योद्धा है जिन्होंने जिनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
परीक्षा में यहाँ से पूछा गया है आपका, जिनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका होगा भगत सिंह। भगत सिंह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़कर आपका दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ते हैं। यानी तब के समय में अंग्रेजी वस्तुओं का और अंग्रेजी सुविधाओं का बहिष्कार किया जाता था। कहीं ना कहीं इस विचारधारा के अंतर्गत आपका भगत सिंह ये विचार करते हैं कि वहाँ अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़कर वहाँ भारतीय स्कूल में पढ़ेंगे, जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है। और स्कूल में पढ़ने के दौरान यह लगभग 50 किताब पढ़ लेते हैं और कॉलेज तक जाते जाते लगभग 300 किताब यहाँ पढ़ चुके थे। यह 300 किताब जो देखते हैं यहाँ पे, जो कि विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर हुआ करता था, सोशलिज्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर में वह काफी अध्ययन किया करते थे। यही कारण है कि भगत सिंह को छोटे अवस्था में ही देश में चल रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं से संबंधित उनका ज्ञान हो चुका था। आपका 13 या 14 साल के जब उनका उम्र हुआ करता। बचपन में एक छोटा सा उनके साथ एक घटना होती है। देखिए, एक समय की बात है जब उनके पिताजी खेतों में आम का गुठली रोप रहे थे, तो भगत सिंह वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? पिताजी कहते हैं कि मैं आम का गुठली रोप रहा हूँ, जो कि पेड़ बनकर एक समय में हमें काफी सारा आम प्राप्त होगा। तो वह कहते हैं कि मैं भी बंदूक रोपूंगा, जिससे हमें काफी ज्यादा मात्रा में बंदूक प्राप्त होगा और उस बंदूक का सदुपयोग कर मैं अंग्रेजों को भारत से भगा दूंगा। यानी एक छोटे से बालक के अंदर में देश को आजाद कराने के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा जो है वो घर कर चुका था। ठीक है। जब उनका इस तरह का व्यवहार उनकी माताजी देखती है तो उनका माताजी अत्यधिक चिंतित हो जाती है और माताजी चाहती हैं कि बेटे को शादी के बंधन में बांध दिया जाए ताकि वह अपना घर परिवार में व्यस्त हो जाए। लेकिन जब शादी का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा जाता है तो वह कहते हैं कि मौत ही मेरी दुल्हन बनेगी। माता जी कुछ समय के लिए दुखी होती है, लेकिन वो पुनः प्रफुल्लित हो जाती है कि मेरा पुत्र जो है भारत माता को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर करने जा रहा है। तो ऐसे हमारा वीर क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भगत सिंह देखिए, जब युवा थे, युवा की अवस्था में जब वो पहुंचे ही थे तो देश में एक घटना घटित होता है। वह घटना था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें आपका 379 लोग मारे गए थे। जलियांवाला हत्याकांड जो था वो अंग्रेजों की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत था। भगत सिंह उस समय युवा थे। भगत सिंह अंग्रेजों की इस हरकत से अत्यधिक नाराज होते हैं और भारत माता को आजाद कराने के लिए अत्यधिक व्याकुल भी हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, देश में आपका 13 अप्रैल 1999 में पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटित होता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें आपका 379
79 लोग शहीद होते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह एक ऐसा हत्याकांड था जो कि आज भी ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर में आंगुल उठता है। ठीक है, वास्तव में एक ऐसा घटना था यहाँ। इस घटना के पीछे हम कारण को जानेंगे, तो पहले कारण को जान लेते हैं। देखिए, घटना के पीछे कारण यह था कि उन दिनों में अंग्रेज एक कानून लाया था, जिस कानून को हम रॉयल एक्ट कहते थे। रॉयल एक्ट, यह एक्ट जो है आपका न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, इस न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के नाम पर ही इस कानून का नाम रखा गया था रॉयल एक्ट। यह कानून के तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और उन्हें एक गुप्त अदालत में पेश किया जाता था। यानी उनकी कार्रवाई जो था वो पूर्ण रूप से गुप्त हुआ करता था और कैदियों को अपने बचाव के पक्ष में वकील तक रखने का अधिकार नहीं था। यानी इनका कार्रवाई देश के किस प्रांत में हो रहा है यह अत्यधिक गुप्त रखा जाता था। यानी उनका घर परिवार को भी पता नहीं होता था और यदि उनको फांसी की सजा मिलती थी तो फांसी देने के पश्चात घर परिवार को उनकी बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए समर्पित कर दिया जाता था। इस हिसाब से हम देखते हैं रॉयल एक्ट जो था अत्यधिक क्रूर नीति हुआ करता था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो इस नीति के तहत हम देखते हैं उस समय का 2 वीर सपूत थे जिन्होंने भारत भूमि को आजाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। उसमें से थे अपना डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। इन 2 वीर सपूतों को ब्रिटिश सरकार रॉयल एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए उन दिनों में ब्रिटिश क्या करती थी, जो भी क्रांतिकारी अपने भारत माता को आजाद कराने के लिए कुछ भी कदम उठाती थी, चाहे वो पेपर में कुछ आर्टिकल लिखे, इससे भी वो क्या ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उस व्यक्ति के ऊपर में देशद्रोही का आरोप लगाकर उसे अरेस्ट कर लेती थी। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है और सभा का उद्देश्य यह था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को किस तरह से ब्रिटिश के चंगुल से बचाया जाए, क्योंकि रॉयल एक्ट के तहत आपको कैदियों को ठीक है अपना बचाव के पक्ष में वकील तक रखने का अधिकार नहीं था। यानी एक तरफा फैसला सुनाया जाता था। यह सभा जो आयोजन किया गया था, सभा के किसी भी सदस्य के पास आपका किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि इस नरसंहार में हमारा देश का माता बहने और पिता समान बुजुर्ग जो हैं 379 शहीद हो जाते हैं और ब्रिटिश का एक भी अधिकारी या एक भी सदस्य इस नरसंहार में घायल नहीं होता है, क्योंकि सभा में मौजूद किसी भी सदस्य के पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था। ठीक है, यानी एक शांति सभा था। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं शाम का तकरीबन 4:30 बजे आपका तब का गवर्नर जनरल हुआ करता था जनरल डायर। जनरल डायर अपने ऑफिस से निकल के आता है
और जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने एक सैन्य टुकड़ी के साथ प्रवेश करता है और अनाधूम फायरिंग का ऑर्डर देता है, जिसमें हम देखते हैं आपका 379 लोग शहीद हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपका एक 6 साल का बच्चा भी इस नरसंहार में शहीद हो जाता है। अब देश के युवा का विचार जो था, अंग्रेजों से बदला लेने का विचार बन चुका था। उसमें से एक थे आपका भगत सिंह। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका भगत सिंह जो है अपना गांव से अमृतसर के जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं। महज अपने गांव से ये लगभग 40 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करते हैं और 40 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करने के पश्चात वहां जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और खून से लथपथ मिट्टी को बोतल में भर कर लाते हैं। पिता जब यह देखते हैं कि एक बोतल में मिट्टी भरा है तो पिताजी इनका किशन सिंह पूछते हैं कि पुत्र ये क्या है, तो वह बताते हैं कि पिताश्री, मैं उन वीर सपूतों का खून से लथपथ मिट्टी लेकर आया हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पिताजी इनकी ऐसे व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि पिताजी भी देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान दे रहे थे। ठीक है, 1920 ईस्वी में गांधी जी का नेतृत्व में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यह था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह नौकरी हो। यानी उन सारे सुख सुविधाओं को त्याग करना था जो ब्रिटिश के दरवाजे से निकलकर भारतीय दरवाजे तक आती थी। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से महात्मा गांधी भारत को स्वदेशी बनाना चाहते थे। तो हम देखते हैं इस आंदोलन में देश के कई युवा गांधी जी का साथ देते हैं। यानी प्रारंभ अवस्था में हम देखते हैं गांधी जी की विचारों से देश की कई युवा अत्यधिक सहमत थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों से देश की कुछ युवा जो है सहमत नहीं होते हैं। हालांकि युवाओं का भी उद्देश्य यही था कि भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराना है, लेकिन मंजिल एक था और रास्ते दो थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पश्चात हम देखते हैं भारतीय युवाओं के अंदर में दो विचारधारा उत्पन्न होती है। पहला विचार यह था कि आपका नरम स्वभाव और दूसरा विचार यह था गरम स्वभाव। नरम विचार के स्वभाव के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे वहां टेबल टॉक्स के माध्यम से, संधि के माध्यम से आपका अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करते थे। यानी कानूनी तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करते थे। और जो गर्म स्वभाव के जो युवा हुआ करते थे वहां जंग के माध्यम से ब्रिटिशों के अंदर एक खौफ पैदा करके उनको भारत से छोड़ने के लिए बाध्य करना चाहते थे। ठीक है, तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम देखते हैं भगत सिंह भी शामिल होते हैं। 1922 ईस्वी के आसपास यह घटना है। ठीक है, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल ही रहा था एक और घटना घटित होता है आपका, और घटना है आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। बात यह है आपका इलाहाबाद में एक घटना घटित होता है। घटना था आपका चोरी चौरा हत्याकांड। जैसे कि मैं आपको बताया कि देश के युवा अत्यधिक भड़क चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जिस क्रूरता के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इससे देश के युवा पूर्ण रूप से भड़क चुके थे। और गांधी जी भी अपना देश को आजाद कराने में भरपूर योगदान दे रहे थे, पर उनका
विचारधारा था वो नॉन वायलेंस का था, यानी अहिंसा नीति को वो अपनाए हुए थे। यानी हिंसा के माध्यम से देश को आजाद वो नहीं कराना चाहते थे। कारण है क्योंकि उनका विचारधारा यह था कि हिंसा कभी भी हिंसा को समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि हिंसा हिंसा को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि गांधी जी अहिंसा नीति का पालन कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं देश हमारा यूपी का एक प्रांत है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद की एक पुलिस चौकी पर लगभग कई हजार देश का क्रांतिकारी इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस चौकी को घेर कर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें से आपका 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। यह घटना को देखकर गांधी जी का दिल जो है पसीज जाता है और वह अपना आंदोलन जो चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब यहां से हम देखते हैं हमारे देश की युवा दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। एक आपका नरम दल और दूसरा था आपका गरम दल। नरम दल में हम देखते हैं आपका लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ब्रिटिश जो है कुछ भी बात करना होता था तो इन नरम दल के क्रांतिकारियों के साथ ही बात किया करती थी। गरम दल के क्रांतिकारी से कोई बात नहीं करती थी। गरम दल के क्रांतिकारियों को ब्रिटिश से टेररिस्ट समझती थी तब के समय में। और गरम दल में हम देखते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि नेता प्रमुख थे। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 1926 ईस्वी में आपका भगत सिंह एक पार्टी में ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था कीर्ति किसान पार्टी। यह कीर्ति किसान पार्टी जो था एक मैगजीन भी निकालती थी जिसका नाम था कीर्ति। इस मैगजीन में भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखकर भारतीय युवा को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं आपका 1926 ईस्वी में भगत सिंह एक खुद का पार्टी बनाते हैं। खुद का पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। अब भगत सिंह जो है नौजवान भारत सभा पार्टी बनाकर देश को आजाद कराने के लिए अपनी ओर से जो हर संभव प्रयास कर रही थी। भगत सिंह, देखिए भगत सिंह जो खुद का पार्टी बनाकर देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे थे, यह ब्रिटिशों को सहा नहीं गया। हम देखते हैं आपको 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह को अरेस्ट कर लेती है। यानी तब के समय में ब्रिटिशों के खिलाफ यदि कोई भी युवा किसी भी तरह का कुछ भी आवाज उठाता था तो ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाकर उसे अरेस्ट कर लेता था
इसी नियम के बदौलत आपका भगत सिंह को 1927 ईस्वी में अरेस्ट कर लिया जाता है, परंतु पिताजी किशन सिंह 60,000 रुपया देकर जमानत में लेकर आते हैं, जमानत में छुड़वा लाते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ 60,000 रुपया तब के समय में कितना बड़ा रकम हुआ करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए 1928 ईस्वी में आपका दिल्ली का फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त सभा होता है, जहां दो दल का प्रमुख है आपस में अपना विचार को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दो दल थे आपका, पहला दल था आपका नौजवान भारत सभा, जिसका प्रमुख हुआ करते थे आपका भगत सिंह, और दूसरा दल था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस दल का प्रमुख हुआ करते थे आपका चंद्रशेखर तिवारी को अपने कार्य के लिए चंद्रशेखर तिवारी से उन्हें आजाद के नाम से जाना गया इतिहास में, यानी चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, परंतु इनका वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। ठीक है, ये दो दल आपस में मिलते हैं क्योंकि दोनों दल का एक ही लक्ष्य था, भारत माता को आजाद कराना। और ये दो दल, यहाँ देखते हैं दो दल का विचारधारा आपस में एक दूसरे के साथ साझा होता है, और यह दोनों दल मिलकर एक दल बनाते हैं जिसका नाम था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आपस में मिल जाते हैं। ब्रिटिश सरकार एक को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अभी यहाँ दो को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अब समझ सकते हैं ब्रिटिश सरकार के लिए ये दोनों आंखों का कांटा बन गए थे। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार हाथ धोकर इन दो वीर क्रांतिकारियों के पीछे पड़ जाती है। ठीक है, देखिए भगत सिंह जब युवा की अवस्था में पहुंचने वाले थे तो देश में एक घटना घटित होता है। वह घटना था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हम देखते हैं कि भगत सिंह के अंदर में एक विचारों का परिवर्तन आता है। विचार यह था कि भारत से अंग्रेजों को भगाना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो एक घटना से वह उबरे नहीं थे, तब तक दूसरा घटना घटित होता है। घटना यह था आपका 1919 में बना साइमन कमीशन, जो कि 1919 ईस्वी में बना था। और इस कमीशन को 10 साल अप्लाई करने के पश्चात इसका रिजल्ट देखने के लिए 7 सदस्य आए थे, जो कि ब्रिटेन के थे, जिसमें सारे लोग गोरे थे। वह सन था आपका 1928 ईस्वी में। यानी साइमन कमीशन को जो लागू किया गया, उसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला, तो 10 साल के पश्चात यह टीम यह डाटा कलेक्ट करने आई थी कि क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, जहां हम देखते हैं इन्हें भारत
लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। इस टीम को काला झंडा दिखाया गया, काला झंडा दिखाया गया और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। साइमन गो बैक। यह कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? यहाँ आपका लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह कार्य किया गया था। लाला लाजपत राय आपका नरम दल का हुआ करते थे, परंतु भगत सिंह इनको समझा बुझाकर इस कार्य के लिए सहमत कर लेते हैं। लाला लाजपत राय हम देखते हैं कि निहत्थे थे और दल का नेतृत्व कर रहे थे। अब उस समय में ब्रिटिश एक ऑफिसर था जिसका नाम था जेम्स एस्कॉट। जेम्स एस्कॉट, जेम्स एस्कॉट जो है पुलिस ऑफिसर है। यहाँ आपका निहत्थे सभा पर लाठीचार्ज का आदेश देता है, जिसमें आपका लाला लाजपत राय पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते जाते वहां दम तोड़ देते हैं। लेकिन दम तोड़ने से पहले एक लाइन कह के जाते हैं जो आज भी प्रसिद्ध लाइन है। वह कहते हैं कि मेरे सिर पर बरसाए गए एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत का अंतिम कील होगा। और जब हॉस्पिटल में ही जब वो शहीद हो जाते हैं, भगत सिंह इस घटना का जस्मदिद गवाह थे और भगत सिंह ये ठान लेते हैं कि पिता के समान बुजुर्ग को जो कि निहत्थे थे उनके सिर पर लाठी प्रहार करके उन्हें इस अंजाम तक पहुंचा दिया गया, यानी इस शहादत का बदला वह अवश्य लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका भगत सिंह यहाँ और भी उग्र हो जाते हैं, यानी अपने मातृभूमि को बचाने के लिए जो एक्टिविटी था उसमें और भी तीव्रता लाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि जेम्स एस्कॉट जो है इस निहत्थे सभा पर लाठीचार्ज का आदेश देता है। भगत सिंह अब इसका बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग यह था आपका कि इसका हत्या करना है जेम्स एस्कॉट का, और जेम्स एस्कॉट को पहचानने का जो दायित्व है किसको दिया गया था? आपका जय गोपाल का। जय गोपाल वो भी एक क्रांतिकारी थे, जिस तरह मैं बताया कि भगत सिंह के विचारधारा से काफी युवा प्रभावित हुआ करते थे, भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो। अब जय गोपाल को यह दायित्व दिया गया कि वह जेम्स एस्कॉट का सही पहचान करे, परंतु जय गोपाल से एक चूक हो जाता है कि वह आपका जेम्स एस्कॉट को ठीक तरीके से नहीं पहचान पाते हैं और वह आपका बाय मिस्टेक जेपी सैंडर्स को जेम्स एस्कॉट समझ के इसके ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे जेपी सैंडर्स जो है ऑन द स्पॉट में मर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जेपी सैंडर्स के मरने के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पकड़ने में और भी तेजी लाती है। अब ब्रिटिश सरकार जो है भगत सिंह को पकड़ने के लिए अपनी ओर से जी जान प्रयास करने लगती है, लेकिन भगत सिंह है जो है आपका दुर्गा भाभी नाम की एक क्रांतिकारी महिला थी, जिनके सपोर्ट लेकर वहां आपका लाहौर से कलकत्ता आते हैं। सन है आपका 1929 ईस्वी में। दुर्गा भाभी जो है यह आपका भगत सिंह का पत्नी बनती है। भगत सिंह का पत्नी बनती है। तब के समय में भगत सिंह जो है ब्रिटिश सरकार को पकड़ने में सक्षम नहीं होती है। कारण यह है कि भगत सिंह सिख समुदाय में थे और सिख समुदाय किसी भी कीमत पर अपना सिर का बाल नहीं मुड़वाते हैं, जबकि
भगत सिंह अपना भेष बदलने के लिए सिर का बाल मुड़वाकर एक अंग्रेजी टोपी पहनते हैं और कोट पोशाक पहनकर दुर्गा भाभी को साथ लेकर वहाँ लाहौर से कलकत्ता आते हैं, जहां वहाँ राजगुरु नौकर का रोल निभाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार उनको पहचान तक नहीं पाती, जबकि ब्रिटिश सरकार इनको पकड़ने के लिए चप्पा चप्पा पर अपना आदमी रखी हुई थी। ठीक है, परंतु हम देखते हैं 1929 ईस्वी में ही आपका भगत सिंह अरेस्ट होते हैं। ये अरेस्ट होते नहीं है बल्कि स्वयं अरेस्ट करवाते हैं अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि उनकी विचारधारा जो है वहाँ ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए और ब्रिटिशों के अंदर में एक खौफ पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपका 1929 ईस्वी में आपका लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक होता है, किसके नेतृत्व में? नेहरू जी के नेतृत्व में। और हम देखते हैं इस बैठक में पूर्ण स्वराज का मांग उठाया जाता है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मांग उठाया जाता है। और 30 जनवरी 1929 ईस्वी में बड़ी हर्षोल्लास के साथ भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि जो 1947 ईस्वी में हम देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आपका 1929 ईस्वी में मनाया जा चुका था। ठीक है, देखिए 1929 ईस्वी में हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार 2 बिल लेकर आती है, जो कि भारत के गरम दल के जो नेता थे इसका जबरदस्त विरोध भी करते हैं। पहला बिल था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा बिल था आपका ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। पब्लिक सेफ्टी जो बिल जो था, यह बिल आपका फ्रीडम फाइटर के राइट के अगेंस्ट में था। फाइटर के राइट के अगेंस्ट में था, यानी इनका अधिकार के विरोध में था। और ट्रेड डिस्प्यूट जो बिल जो था, यह बिल आपका लेबर के राइट के विरोध में था। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर, ये 2 ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि आपका बॉम्ब लेकर कहाँ जाते हैं आपका, तो दिल्ली का असेंबली में जाते हैं। असेंबली में जाते हैं और वहां बम फोड़ते हैं और वहां एक नारा भी देते हैं, जिनकलाब जिंदाबाद का। जिंदाबाद। हम देखते हैं परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा था कि जिनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो एक श्लोक आपको यहाँ पर भी मिलता है, जिनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और कब दिया था। तो यह समझो आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली में
जब यह बम फोड़े थे, इनका उद्देश्य यह नहीं था कि वहां पर सदस्यों को घायल करना, बल्कि इनका उद्देश्य यह था कि अपनी आवाज को, यानी क्रांतिकारियों का आवाज को वह उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते थे। यही कारण है कि वह जब बम फोड़ते हैं वो खाली स्थान को देखकर फोड़ते हैं, जिसमें कोई घायल नहीं होता है, और ना ही वह बम फोड़कर वह वहां से भागने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं तो आसानी से वहां से निकल सकते थे, क्योंकि बम फोड़ने के पश्चात असेंबली में पूरा धुआं धुआं हो गया था, और उस धुएं की आड़ में वो चाहते हैं तो वहां से वो निकल सकते थे, परंतु वो निकलते नहीं है, बल्कि अपने आप को स्वयं इच्छा से अरेस्ट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वह अपने विचार को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए भगत सिंह के ऊपर में 2 केस चलता है आपका। ठीक है, पहला केस चलता है आपका असेंबली बॉम्ब केस, और दूसरा केस है आपका लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी जो केस था, यह केस आपका जेपी संडल के हत्या में था। हत्या के आरोप में यह केस था। ठीक है, अब हम देखते हैं भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के पश्चात जब उन्हें जेल में लेकर जाते हैं लोग, तो जेल की जो व्यवस्था जो था वो अच्छा नहीं था। यानी भारतीय कैदियों के साथ अत्यंत गलत व्यवहार किया जाता था। उनको ना ठीक से खाने को दिया जाता था, ना ठीक से पहनने को दिया जाता था, ना उनका कमरे का साफ सफाई किया जाता था, ना उनमें उचित रोशनी का प्रबंध था। तो हम देखते हैं अपने कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार को लेकर भगत सिंह अत्यधिक दुखी होते हैं, और वह आपका 64 डेज का अनशन करते हैं। ठीक है, यानी तब के समय में जो ये जेल में गए थे, जितने भी आरोपी जो जेल में थे, आप ये समझने का भूल मत कीजिएगा कि आज के जेल में गए हुए व्यक्ति और तब का जेल में गया हुआ व्यक्ति दोनों एक थे। क्योंकि उस समय में जो जेल में ये गए थे, या अपना स्वार्थ के लिए नहीं गए थे, बल्कि भारत माता को आजाद कराने के लिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट में कदम उठाए थे। ठीक है, उनके नीतियों का विरोध में आवाज उठाए थे। यानी इस तरह से ये सारे लोग सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे। परंतु आज ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यह जो जेल में गए थे, ये अपना सब कुछ न्यौछावर करके ही जेल में गए थे। ठीक है, तो भगत सिंह वहां क्या करते हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों के सुविधाओं को लेकर वो जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल करते हैं, और वहां हम देखते हैं आपका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। और ब्रिटिश सरकार उनका मनोबल को तोड़ने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है। जब ब्रिटिश सरकार उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाती है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, उनके साथियों के ऊपर भी अत्याचार करती है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं इनका साथी जो थे वो भी भगत सिंह का आखिरी समय तक साथ देते हैं, जिसमें से एक और इनका साथी थे जिनका नाम था जितेंद्र दास। ये भी भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो कि अंतिम समय में अपना प्राण न्यौछावर करते हैं भारत माता को आजाद कराने। ठीक है, और हम देखते हैं भगत सिंह का जो वकील थे, आपका भगत सिंह का वकील, उनका नाम था प्राणनाथ मेहता। और जो बार्बर जो था, यानी नाई, इनका नाम था बरकत नाई। और
14 नंबर कमरा में रखा गया था। यानी लाहौर जेल का 14 नंबर जो कमरा था उसमें भगत सिंह को रखा गया था। ठीक है, और हम देखते हैं भगत सिंह को 24 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाया जाता है। सजा सुनाया जाता है। लेकिन भगत सिंह जब अरेस्ट हो गए थे तो इनके सपोर्ट में देश के युवा उतर चुके थे। यानी देश का युवा विभिन्न प्रांतों में हड़ताल कर रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं अत्यधिक घबरा जाती है, क्योंकि वह सोचने लगती है हो ना हो भगत सिंह को लेकर संभवतः देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार बड़ी आनन फानन में आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी देने का विचार लाती है। ठीक है, जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, यानी समय से 12 घंटा पहले जब फांसी दिया जा रहा था, तब भगत सिंह आपका लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। जब एक ब्रिटिश सैनिक जाकर कहता है कि आपका फांसी का समय हो चुका है, आप तैयार हो जाइए, तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं लेनिन का बुक पढ़ रहा हूं और उसका आखिरी पेज पढ़ रहा हूं। यानी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलना चाहता है। यदि आपके पास कुछ और पल है तो मैं क्या मिल लूं, या परमिशन लेते हैं, और वहां परमिशन ब्रिटिश अधिकारी देता है कि आप ये आखिरी जो पेज है बुक का आप पढ़ लीजिए। और भगत सिंह उस आखिरी पेज को पढ़ने के पश्चात बड़ी स्वच्छता से वहां स्वयं उस रास्ते तक जाते हैं जहां उन्हें फांसी देने के लिए ब्रिटिश अधिकारी प्रतीक्षा में थी। भगत सिंह जब वह जेल में थे, जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वह अपने साथियों को कहते थे कि एक बुक आप अवश्य लेकर आइएगा। यानी भगत सिंह जेल में रहकर भी वहां देश की विचारधारा से अपने आप को जोड़े हुए थे। और हम देखते हैं कि भगत सिंह के अंदर में किसी भी चीज को जानने की या सीखने की तीव्र इच्छा थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी हमारे देश के लिए वो मनहूस दिन था जिस दिन को भगत सिंह जैसे वीर सपूत को हम सदा सदा के लिए खो देते हैं। ठीक है, परंतु दुर्भाग्यवश आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विचार के ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करने का अनुमति चाहूंगा।